हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं क्लास 10th का जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, है ना। पोषण, जिसको लाइफ प्रोसेस यानी न्यूट्रिशन बोलते हैं, उसको मैं आज कवर करने जा रहा हूं। इसमें एक एक टॉपिक को मैं बारीकी रूप से आपको बताऊंगा। देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। पोषण और उसकी विधि के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हम लोग को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, यानी हम लोग भोजन क्यों करते हैं। तो हम लोग भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भोजन से ऊर्जा मिलता है। भोजन से क्या मिलता है? ऊर्जा। अगर भोजन से ऊर्जा मिलता है, जो हमारे दैनिक जो कार्यक्रम होता है, क्रिया होता है, चलने, घूमने, पढ़ने, लिखने, काम करने में सहायता करता है। और उसके साथ साथ भोजन जो है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है और शरीर के टूट फूट मरम्मत के लिए, है ना, रोग से बचा कर रखने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि पोषण जो है, पोषण हम लोग देखेंगे, यानी क्या कहा जाता है। सबसे पहले जैव प्रक्रम, है ना। तो मतलब जैव प्रक्रम उसको बोलते हैं वे सभी क्रिया जिनके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है, यानी जीव का रक्षा होता है, उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। अब देखिए, जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या आ जाता है? पोषण आ जाता है, श्वसन आ जाता है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, है ना। ये सब क्या है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला जो टॉपिक है पोषण, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है कि पोषण किसे कहते हैं, है ना। तो जीवों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यानी जीव द्वारा जो भी पोषक तत्व ग्रहण किया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण की दो विधि है। एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। पहला का नाम स्वपोषण है, दूसरा का नाम परपोषण है। नहीं, स्वपोषण मतलब होता है कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, स्वयं भोजन प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं स्वपोषण। यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्वपोषण। ये जो है हरे पेड़ पौधे जो है सो अपना भोजन खुद बनाते हैं ना। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये सिर्फ पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। उसके बाद है परपोषण। परपोषण का मतलब हुआ, परपोषण मतलब दूसरा के ऊपर निर्भर रहने वाला पोषण, है ना। ऐसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव पे निर्भर रहता है। ऐसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव पे निर्भर रहता है, दूसरे जीव के शरीर में रहकर या शरीर से बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसको बोलते हैं परपोषण। और ऐसे जीव को क्या बोलते हैं? परपोषी। जिसमें आ गया जंतु, मनुष्य, है ना। ये सब क्या है? जीव जंतु जो है सो परपोषी जीव है। अभी बात करते हैं स्वपोषी भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, है ना। और जो और देखिए, स्वपोषी पोषण जो होता है, स्वयं भोजन जो करते हैं, उसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। और परपोषी पोषण का मतलब हुआ ये दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं, जो दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं उससे बोलते हैं परपोषी पोषण। जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं उसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। देखिए क्या है कि परपोषण का जो है 3 प्रकार होता है। परपोषण का, स्वपोषण का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। जिसमें पहला जो है मृतजीवी पोषण हो गया, दूसरा परजीवी पोषण हो गया और तीसरा हो गया प्राणी संपोषण, है ना। मृतजीवी नाम ही है मृतजीवी पोषण। इसका मतलब ऐसा पोषण जिसमें जीव क्या है? सड़े गले पदार्थ, मरे हुए पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करेगा, उसको बोलेंगे मृतजीवी पोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव सड़े गले पदार्थ, मृत पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण, है ना। यानी मृत जंतुओं, पौधों के घुले कार्बनिक पदार्थ अवशोषित करते हैं, उसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण, है ना। जैसे हो गया गोबर छत्ता, कवक, ये सब जो है सो क्या है? मृतजीवी पोषण है। दूसरा है परजीवी पोषण, यानी दूसरे परजीवी का मतलब हो गया, परजीवी पोषण मतलब वैसा जीव जो दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी चाहे अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं परजीवी पोषण। जैसे गोल कृमि हम लोगों के पेट में रहता है, वहां से भोजन क्या करता है? अपना प्राप्त करता है। टेप वर्म हो गया, ये सब क्या है? परजीवी पोषण है। इधर हो गया प्राणी संपोषण, ठोस तरल के रूप में जो, यानी प्राणी संपोषण मतलब प्राणी के तरह ही भोजन करने वाले। प्राणी संपोषण मतलब प्राणी के तरह ही भोजन करने वाले ठोस तरल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जंतु जिस प्रकार भोजन करते हैं उसी के तरह भोजन करते हैं। जिसमें आ गया एक मनुष्य आ गया, अमीबा आ गया, है ना। ये सब क्या है? प्राणी संपोषी जीव है ना। अब देखिए क्या है कि मनुष्य और अमीबा जो है प्राणी संपोषण
के उदाहरण है। मनुष्य और अमीबा जो है प्राणी संपोषण के उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे पौधों में पोषण है, यानी प्रकाश संश्लेषण। पौधों में जो पोषण होता है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, है ना। अब देखिए हरे पेड़ पौधे में सिर्फ ये होता है, हरे पेड़ पौधे जीवित जो होंगे उसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, हरे पेड़ पौधे पर्णहरित से अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है ना। अब देखिए जैसे ये पत्ता है, पत्ते के अंदर क्या है, ग्रेना पाए जाते हैं। ग्रेना जो है सिक्का की तरह क्या है, गोल गोल सिक्का की तरह एक के ऊपर एक क्या है रखे होते हैं। इसको क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जब सूरज का प्रकाश पत्ते पे पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश को ये ऑब्जर्व करके रख लेते हैं और उससे क्या बनाते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल करके अपना भोजन तैयार करते हैं। जिसमें पेड़ पौधे के भोजन के लिए जो क्या है आवश्यक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग इंसान द्वारा छोड़ा गया जो गैस है, जो श्वसन हम लोग जो छोड़ते हैं सांस, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है सूर्य का प्रकाश और जल। जल जो है पौधे अपने जड़ से, है ना, धरती से जल ले लेते हैं और क्लोरोप्लास्ट उसके पास खुद पाया जाता है। देखिए पत्ता के अंदर छोटा छोटा छिद्र होता है। पत्ता के अंदर क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र, जिनके माध्यम से ये CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ना। अब देखिए इसका फॉर्मूला है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, 6CO2 + 12H2O, है ना। इस ये रहता है पौधे के पास। इसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है। तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। तो जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वो पौधे खुद रख लेते हैं अपना भोजन के लिए और ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ देते हैं और जल जो है सो क्या है, पौधे कुछ रखते हैं। बाकी वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा क्या है, पौधे अपने पानी जो बनता है उसको क्या कर देते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया में उड़ा देते हैं। अब हो गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक जो होते हैं वो 4 होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक जो होता है वो होता है 4। पहला पर्णहरित, क्या होता है, पर्णहरित। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तीसरा जो है जल यानी H2O, जल यानी H2O। और चौथा जो है सूर्य का प्रकाश, चौथा जो है सूर्य का प्रकाश। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए आपको पर्णहरित, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, तीसरा चाहिए जल और चौथा चाहिए सूर्य का प्रकाश। अब मैं आपको बता दूं कि पर्णहरित जो है सो सूर्य के प्रकाश यानी विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है। मैं आपको बताया हूं कि पत्ते के अंदर पर्णहरित पाया जाता है, जो सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो उसको अवशोषण करके रख लेता है, रोक के रख लेता है। दूसरा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पत्तियों के रंध्र यानी स्टोमाटा के माध्यम से प्रवेश करता है। पत्ता के ऊपर क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है ना, उसको रंध्र बोलते हैं। रंध्र से CO2 को ये अंदर लेता है और ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है पत्ता और ऑक्सीजन बाहर करता है, यानी रंध्र के माध्यम से ये CO2 लेते हैं। फिर इसके बाद है जल। जड़ द्वारा क्या है ये प्राप्त करते हैं, ना। जल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, में इसमें जो जल जो है सो क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है पत्ते के अंदर जाके, है ना। अब देखिए सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश में जो है विकिरण ऊर्जा पाया जाता है, इसको रासायनिक ऊर्जा में क्या है पत्ता बदल देता है ना। यानी ये चीज है कि प्रकाश संश्लेषण कब होगा, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होगा। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यानी प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होगा, रात में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है ना। अब देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे जीव में पोषण, है ना। जीव में जो है, अब जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा जो होता है बहुकोशिकीय जीव होता है। दूसरा जो होता है बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक कोशिकीय के बारे में जानते हैं। एक कोशिकीय मतलब ऐसा जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। और जिसमें आगे आपको अमीबा और पैरामीशियम जो है सो क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। और बहुकोशिकीय जीव का मतलब ऐसा जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से बना होता है, वो होता है बहुकोशिकीय जीव। जिस प्रकार हो गया जीव जंतु या पेड़ पौधा या मनुष्य, ये सब क्या है बहुकोशिकीय जीव है ना। अब देखिए एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें इसको
ये जो ऐसे है इसको बोला जाता है कूटपात। क्या बोलते हैं? कूटपात। ये क्या करते हैं, कहीं पे जैसे यहां भोजन है तो ये खिसक करके कहां पहुंच जाएंगे, यहां, और यहां से इस भोजन को कैच कर लेंगे, यहां से इस भोजन को क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे, और भोजन धीरे 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 इसके केंद्र में आएगा। भोजन धीरे धीरे कहां आएगा, केंद्र में आएगा, और यहाँ पे होता है भोजन रसधानी, है ना। भोजन रसधानी में भोजन का क्या करेगा, जितना इसमें क्या है भोजन के लिए जो इसको ऊर्जा चाहिए ऊर्जा को ले लेगा और धीरे धीरे भोजन को क्या कर देगा, त्याग देगा, है ना। यानी और अमीबा जो होता है इसका आकार अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अमीबा का आकार अनिश्चित होता है ना। अमीबा का आकार हमेशा क्या होता रहता है, बदलता रहता है। और अमीबा जो है कूटपात की मदद से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अमीबा कूटपात की मदद से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। तो इसमें जो है सो क्या है, अमीबा में जो पोषण होता है अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण, यानी सबसे पहले भोजन को ये लेता है, फिर इसका भोजन राजधानी में क्या होता है, पाचन होता है। ये इसका केंद्र है भोजन राजधानी, इसमें क्या होता है, पाचन होता है। और पाचन होने के बाद ये क्या करते हैं, भोजन को जो अपशिष्ट होता है भोजन के उसको बाहर निकाल देते हैं, यानी बहिष्करण भी हो जाता है। तो भोजन का अंतर्ग्रहण किसके कारण होगा, यानी भोजन किसके कारण से पकड़ेगा, अमीबा कूटपात की सहायता से। भोजन का पाचन कहां होगा, भोजन राजधानी में। भोजन राजधानी में भोजन का पाचन होगा, और बहिष्करण कूटपात की सहायता से ही ये क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये था आपको अमीबा। अब है पैरामीशियम, है ना। पैरामीशियम का आकार जो होता है निश्चित होता है, यानी ये फिक्स आकार के होते हैं। अमीबा होते हैं अनिश्चित आकार के, पैरामीशियम होते हैं निश्चित आकार के, है ना। इसके ऊपर ये छोटे छोटे कांटे की तरह जो बना हुआ है इसको बोलते हैं सिलिया। क्या बोलते हैं, सिलिया। और सिलिया की मदद से क्या करते हैं, ये भोजन को पकड़ते हैं। और इसमें जो है एक निश्चित जगह होता है भोजन के लिए, एक निश्चित जगह होता है। जैसे यहाँ पे एक जगह है भोजन के लिए, यहां से भोजन को पकड़ के क्या करेगा, ले जाएगा अंदर, है ना। यानी इसका ये मुख गुहा कहलाता है। यहां पर जो जगह है इसका क्या कहलाता है, मुख गुहा कहलाता है। यहाँ पे जो जगह है इसका ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं मुख गुहा, है ना। मुख गुहा से भोजन क्या करेगा, पकड़ेगा, कौन, पैरामीशियम। और ये जो पकड़ेगा भोजन जो है मुख गुहा से अंदर जाएगा, और सिलिया के मदद से, किससे ढका हुआ रहता है, सिलिया से ढका हुआ रहता है। आप देख रहे हैं चारों साइड क्या है, सिलिया। ये जो कांटे की तरह है ये क्या है, सिलिया है ना। और देखिए सिलिया के मदद से क्या है, ये भोजन को पकड़ते हैं, और भोजन को ये भी क्या है, भोजन का इसमें भी क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है और बहिष्करण होता है ना। तो एक कोशिकीय जीव हम लोग देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन। मनुष्य में पाचन, मनुष्य का पाचन तंत्र, है ना। देखिए मनुष्य का पाचन यहाँ पे है। सबसे पहले क्या है, ये भोजन यहां से हम लोग मुख गुहा से यानी मुंह से भोजन लेते हैं, और भोजन कहां तक आता है, हमारे गुद्दा द्वार तक यानी मल द्वार तक भोजन आता है। तो इस टोटल को यहां से लेकर मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक के रास्ते को क्या बोला जाता है, आहार नाल। क्या बोला जाता है, आहार नाल। मुख गुहा से लेकर गुद्दा द्वार यानी मल द्वार तक के जो प्रोसेस है, जो अंग है, उस सब को क्या बोला जाता है, आहार नाल। क्या बोला जाता है, आहार नाल। जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। जिसकी लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर, और लंबी और कुंडलित होती है। देखिए कुंडलित मतलब घुमा घुमा, कुंडलित मतलब घुमा घुमा। देख रहे हैं आप, ये है छोटी आंत जो क्या है, घुमा घुमा है। अगर इसको फीट में अगर पूछे तो लगभग 32 फीट जो होता है, आपको आहार नाल की लंबाई जो होती है लगभग 32 फीट होता है। आहार नाल की लंबाई लगभग कितना होता है, 32 फीट। अब देखिए मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक क्या है, आहार नाल फैली होती है। मुख गुहा से लेकर यानी मुख से लेकर क्या है, मल द्वार तक क्या है, आपका जो है आहार नाल फैला हुआ रहता है। यानी इसकी लंबाई मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। उसके बाद देखिए आहार नाल किसको बोलते हैं, पाचन तंत्र जो होता है, पाचन ग्रंथि जो होता है, इससे पाचक रस का क्या होता है, स्राव होता है, यानी पाचक रस इससे निकलता है। अगर आपको कोई पूछे पाचन तंत्र किसे कहते हैं, तो पाचन तंत्र मतलब हुआ वे सभी अंग या पाचक ग्रंथियां जो हमारे पाचन में, भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, उसको पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में आहार नाल और पाचक ग्रंथियां, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां दोनों आते हैं। आहार नाल और पाचक ग्रंथियां दोनों आते हैं। आहार नाल में आपको मैं एक एक अंग के बारे में बता रहा हूं, पाचक ग्रंथियां भी। देखिए सबसे पहले हमारे मुख होते हैं। मुख में क्या होता है, मुख में क्या होता है, मुख जो होता है ऊपर और नीचे क्या है,
ओठ से ढका होता है। जिस मुंह में हमारे 32 दांत होते हैं, 32 दांत जो होते हैं उसमें शुरू में बचपन में लगभग 20 दांत होता है, जिसको दूध का दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध का दांत कहते हैं। वो फिक्स नहीं होता है दांत, वो होने के बाद क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो दांत होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है, लंबा समय के लिए होता है ना। अब देखिए उसके अंदर फिर जीभ होता है। जीभ के ऊपर छोटा छोटा दाना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्वाद कलिया बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए मुख है, फिर क्या है? ये जो है ग्रास नली है। ग्रास नली से भोजन आता है अमाशय में। अमाशय से क्या है? भोजन पचने के बाद क्या है? छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है ना। अब देखिए इसमें ये लीवर है, लीवर यानी यकृत। यकृत में जो है सो क्या है? एक जगह पे क्या है? पित्ताशय है, जिसमें पित्त जमा होता है ना। पित्ताशय में यकृत से निकला हुआ पित्त जमा होता है। यकृत मतलब लीवर। ये जो है सो अग्नाशय है। इसे पीला घेरा हुआ जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय कहते हैं। ऐसे जो पीला घेरा हुआ भाग है इसको बोलते हैं अग्नाशय। ये अग्नाशय हो गया। और ये जो आपका भाग है इसको बोलते हैं लीवर यानी यकृत। शरीर का सबसे बड़का ग्रंथि क्या होता है? यकृत होता है, जिसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है। लगभग 1.5 किलो होता है ना। फिर क्या है इसके बाद? इसके बाद जो है ये जो पेट है, जिसको अमाशय या स्टोमक कहते हैं। फिर क्या है? क्षुद्रांत है, बृहतांत है ना, यानी कोलोन है। इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगला भाग जो है, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मुख गुहा के बारे में। सब भोजन जो है आहार नाल में मुख गुहा से ही पाचन चालू हो जाता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो मुंह में ही क्या है? भोजन को क्या करते हैं? पहला तो भोजन में लार मिल जाता है, जो भोजन को गीला करता है, नरम करता है, और भोजन को दांत जो है पीस देता है, छोटा छोटा टुकड़ा में बदल देता है ना। तो मुख गुहा जो है, इसमें जो है ये जो है इसका ऊपरी ओठ हो गया मुख का, और ये हो गया निचली ओठ, जिससे मुख ढका हुआ रहता है ना। इसमें क्या है? 32 दांत पाए जाते हैं। इसमें क्या है? टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। और ये जीभ है। ये क्या है? जीभ है ना। जीभ है। जीभ में क्या है? जीभ के बारे में भी बता रहा हूं, है ना। अब उसके बाद ऊपर जो होता है, ऊपर जो भाग है दांत के बगल में ऊपर वाला में, उसको बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं? तालु। जो दांत के बगल में होता है और उसके अंदर में जो होता है उसको नरम तालु कहते हैं ना। इसके बाद जो है ये जो ऐसे लटका हुआ भाग रहता है। जब आप मुंह खोल के देखते हैं तो आप देखिएगा कि क्या है कि मुख के अंदर एगो लटका हुआ मांस का एगो टुकड़ा होता है, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स। उसके बाद जो है मुंह में 2 छिद्र होता है ना। एक होता है कंठ द्वारा और एक होता है निगल द्वारा। अंदर जाके मुख में क्या है? मुख गुहा में 2 छिद्र होते हैं, एक कंठ द्वारा होता है और एक निगल द्वार होता है ना। जीभ होता है, दांत होता है, और दांत जो है मसूड़ों पे धसा हुआ, एक कर्मित क्रम में एगो क्या है? धसा हुआ रहता है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जीभ। जीभ जो है, जीभ का काम क्या है? स्वाद बताना। जीभ का मेन काम क्या है? स्वाद बताना। और हम लोग बोलते हैं उसमें भी सहायता करता है, लेकिन मेन काम इसका क्या है? स्वाद बताना। जीभ कौन कौन स्वाद बताता है? तो जीभ जो है सो मीठा, खट्टा, कड़वा, है ना, का क्या, और नमकीन का ज्ञान देता है। मीठ जो है सबसे पीछे, जीभ का जो सबसे पिछला भाग होता है वो क्या होता है? कड़वा चीज बताता है। आप जब कोई भी कड़वा चीज खाइएगा तो आपको ना गला के पास जो है सो ज्यादा क्या हो लगेगा? कड़ू लगेगा, यानी कड़वा लगेगा। फिर क्या है? जीभ का जो सबसे अगला भाग है, जीभ का जो सबसे अगला भाग है वो मीठा चीज को बताता है। किसको बताता है? मीठा। और जीभ का आगे के दोनों बगल का जो भाग है वो नमकीन को बताता है। किसको बताता है? नमकीन को। और ये जो हरा हुआ भाग यानी जीभ का जो दोनों साइड का भाग होता है वो खट्टा को बताता है। किसको बताता है? खट्टा को बताता है ना। तो जीभ आप देख लिए। दांत जो है, तो जीभ के बारे में आप समझ गए। जीभ के ऊपर ना छोटा छोटा दाना होता है। जीभ के ऊपर क्या होता है? छोटा छोटा दाना होता है ना। जीभ के ऊपर छोटा छोटा दाना होता है, जिसको बोलते हैं स्वाद कलिया। क्या बोलते हैं? स्वाद कलिया। स्वाद कलिया का काम क्या है? टेस्ट बताना, यानी स्वाद बताना। नाम है उसका स्वाद कलिया, यानी टेस्ट बर्ड्स जो करते हैं स्वाद बताते हैं। और स्वाद में क्या बताते हैं आपको मैं बता दूं? मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, है ना। अगर हम लोग जब कोई मीठा चीज खाते हैं, यानी कोई गर्म चीज खाते हैं और उससे क्या होता है? हमारे जीभ पक जाते हैं, तो स्वाद, टेस्ट बर्ड जो है स्वाद बता पाते नहीं है ना। तो
तो अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, दांत के बारे में। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत होते हैं 4 प्रकार के। दांत जो 4 प्रकार के होते हैं, पहला का नाम कतरनक होता है जिसको इंसाइजर भी बोलते हैं, दूसरा का नाम भेदक होता है जिसको केनाइन बोलते हैं, तीसरा का नाम प्रीमोलर है ना यानी अग्र चवर्णक, और चौथा का नाम क्या होता है, मोलर यानी चवर्णक। तो देखिए दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब 32 दांत जो होते हैं उसमें चारों का जो है अलग अलग क्या है। सबसे पहले क्या होता है, कतरनक। कतरनक जो होता है मैं आपको बता दूं, नाक देखे है, नाक के सामने का जो दांत है ऊपर और नीचे, 4 ऊपर और 4 नीचे, उसको बोलते हैं कतरनक। और कतरनक का काम क्या होगा, काटने का। कोई भी चीज हम लोग आगे के दांत से काटते हैं। तो कतरनक कितने होते हैं, 8, 4 ऊपर और 4 नीचे है ना। फिर उसके बाद होता है भेदक। क्या होता है उसके बाद, भेदक। कतरनक के बाद जो दांत होता है उसको बोलते हैं भेदक। भेदक क्या होता है, तो आंख के सामने का जो दांत होता है, नुकीला वाला दांत, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, यानी 2 ऊपर और 2 नीचे है ना। टोटल भेदक 4 होते हैं। भेदक का नाम है, ये चीरने और फाड़ने का काम करता है। भेदक जो दांत होते हैं उसका काम है चीरना और फाड़ना है ना। भेदक कितने होते हैं, 4। उसके बाद जो है भेदक के बाद 2 दांत इधर, 2 दांत इधर, फिर 2 दांत इधर, 2 दांत इधर, यानी 4 नीचे 4 ऊपर, यानी 8 दांत जो होता है अग्र चवर्णक। ज्यादा वो चबाने का काम करता नहीं है, चबाने का, भोजन को चबाने का काम करता है चवर्णक, मोलर जिसको बोलते हैं ना। तो जो अग्र चवर्णक दांत होते हैं, अग्र चवर्णक दांत जो होते हैं वो होते हैं 8। कितने होते हैं, 8 होते हैं। और मैं आपको बता दूं, चीक टीथ इसको बोलते हैं। गाल के सामने जो दांत होता है उसको बोलते हैं अग्र चवर्णक दांत है ना। कितना होता है, 8। अब लास्ट में रह गया एगो मोलर जिसको बोलते हैं चवर्णक। क्या बोलते हैं, चवर्णक। इसका काम क्या है, मोलर की संख्या कितने होते हैं, मोलर की संख्या होती है 12। मोलर की संख्या कितनी होती है, 12। मोलर का काम क्या है, यानी चवर्णक का काम क्या है, भोजन को चबाना, पीस देना। सबसे लास्ट में का दांत जिसको हम लोग गांव घर में चौह का दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चौह का दांत। उसका काम क्या है, भोजन को पीसना यानी चबाना, भोजन को चबा देना। तो दांत आप समझ गए। इसके बाद हम लोग आते हैं लार ग्रंथि में। लार ग्रंथि यानी लार। अब देखिए 3 जोड़ी लार ग्रंथि हमारे मुंह में पाया जाता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है मुंह में, जिसमें एक है पैरोटिड, दूसरा सबमैंडिबुलर और तीसरा सबलिंगुअल है ना। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि हमारे मुंह में पाया जाता है। तो लार का क्या काम है, लार का मेन काम है कि यह भोजन को क्या करता है, नरम कर देता है, भोजन को गीला करता है, जिससे निगलने में दिक्कत नहीं होता। दूसरा कि हम लोग के मुंह में कितना लार निकलता है, रोज कितना लार निकलता है, तो लगभग 1.5 लीटर लार जो है रोज निकलता है ना। तो क्या है, लार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, पैरोटी, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल है ना। यानी अब देखिए ये चीज है कि भोजन का पाचन जो होता है कहां से चालू होता है, भोजन का पाचन मुख गुहा से चालू होता है। और क्या है, भोजन का पाचन छोटी आंत तक होता रहता है ना। समझ गए आप मुख गुहा के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम आपको बताए थे कि मुख में 2 क्या होता है, 2 छिद्र होता है। एक का नाम है कंठ द्वार और दूसरा का नाम है निगल द्वार। एक का नाम है कंठ द्वार, दूसरा का नाम क्या है, निगल द्वार है ना। ये है हमारा कंठ। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको बताया था एपिग्लोटिक्स के बारे में। ये है एपिग्लोटिक्स। ये जो ऐसे लटका हुआ भाग है, ये जो ऐसे लटका हुआ भाग है इसे, इसको ही बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। इसका काम क्या है, इसका काम है जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो ये जो है ना कंठ द्वार, जिससे सांस आता जाता है, उसको बंद करता है ना। और भोजन जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो किसको बंद कर रख देता है, कंठ द्वार को। और कभी कभी ये होता है कि हम लोग भोजन भी करते रहते हैं और बात भी करने लगते हैं। तो भोजन करते हुए और बात करने लगते हैं तो क्या होता है, कंफ्यूज होता है, एपिग्लोटिक्स कंफ्यूज होता है कि कंठ द्वार को बंद करे कि निगल द्वार को बंद करे। इस चक्कर में क्या होता है कि भोजन हमारे कंठ द्वार में चल जाता है तो हम लोग को सरक जाता है। सरकना समझते हैं है ना, सरक जाता है। तो एपिग्लोटिक्स यही है। एपिग्लोटिक्स का काम क्या है कि कंठ द्वार के आगे क्या है, पट्टी जैसी एक रचना होती है जो भोजन को श्वास नली में यानी कंठ द्वार में जाने देता नहीं है।
तो भोजन कहाँ जाता है? निगल द्वार में। निगल द्वार से भोजन कहाँ पहुंचता है? कंठ में। इसको बोलते हैं हम लोग कंठ, यानी क्या बोलते हैं? ग्रास नली। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रास नली बोलेंगे, है ना। ग्रास नली में जो है सो लार से सना हुआ भोजन पहुंचता है। ग्रास नली में लार से सना हुआ क्या पहुंचता है? भोजन पहुंचता है। लार से सना हुआ भोजन कहां पहुंचता है? ग्रास नली में। इधर अब देखिए ग्रास नली में जो है सो क्या होता है? जैसे जैसे भोजन आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना, आगे बढ़ेगा, इसके लिए पीछे से क्या करता है? संकुचन होने लगता है। पीछे से क्या होता है? संकुचन। संकुचन मतलब क्या होता है? सिकुड़ता। पीछे से क्या होता है? सिकुड़ता है और आगे की तरफ फैलता है। आगे की तरफ क्या होता है? फैलता है, जिस कारण से भोजन हमारे ग्रास नली से होते हुए कहां पहुंचता है? पेट में, है ना। कहां पहुंचता है? पेट में। तो भोजन जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? कंठ के अंदर यानी ग्रास नली के अंदर क्या होता है? पीछे से भोजन के पीछे पीछे सिकुड़ता है और आगे आगे फैलता है। पीछे सिकुड़ता है, आगे फैलता है। सिकुड़ना को संकुचन और फैलना को शीतलन बोलते हैं। दोनों क्रिया को मिला जुला के क्या बोलते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं। दोनों क्रिया को क्या बोला जाता है? मिला जुला के कर्माकुंचन, यानी संकुचन और शीतलन। सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, इसको क्या बोलते हैं? कर्माकुंचन बोलते हैं, ना। आगे है, अब देखिए जब भोजन हम लोग कर लेते हैं, ग्रास नली से भोजन कहां पहुंच जाता है? पेट में। पेट मतलब अमाशय। पेट मतलब अमाशय। पेट में क्या होता है? ये है हमारा, यहां ये जो था अभी, ये जो था ये है आपका ग्रास नली। ग्रास नली से भोजन यहां पहुंचा, इसको ही बोलते हैं पेट, यानी ये है अमाशय। अमाशय के 3 भाग होता है ना। पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं फुंडिक। क्या बोलते हैं? फुंडिक, है ना। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक। तीसरा जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। तो आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो भाग है, यहां का शुरू का जो भाग है, इसको बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। बीच में का जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? फुंडिक। और लास्ट वाला जो भाग है अमाशय का, उसको बोलते हैं पाइलोरिक। अब देखिए पेट में क्या सब होता है ना। तो पेट में जो है हमारे अमाशय के भित्ति पे ऐसा जो है सो रचना होता है। ऐसा ऐसा क्या होता है? रचना रहता है। ये जो रचना है ये किसका रचना है? तो ये जो है सो अमाशय भित्ति पर क्या है? एक रचना पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? जठर ग्रंथि बोलते हैं। और जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस। और जठर यानी 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जठर रस। जठर रस में पाया जाता है श्लेष्मा, पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, है ना। श्लेष्मा यानी अमाशय की दीवार को अम्ल से बचाता है। अमाशय की दीवार को अम्ल से बचाता है। दूसरा पेप्सिन, यह प्रोटीन को क्या है? पेप्टोन में बदलता है। तीसरा है वसा का गैस्ट्रिक आंशिक पाचन। वसा को लाइपेज जो होता है, लाइपेज वसा को थोड़ा सा पाचन देता है। हमारे पेट में एक अम्ल पाया जाता है, बहुत खतरनाक अम्ल है, जिसका नाम है HCl। क्या नाम है? HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। HCl पाया जाता है। तो ये जो श्लेष्मा जो होता है वही अम्ल से पेट को बचाता है। अम्ल से कहीं पेट जल नहीं जाए, है ना। तो पेट को कौन बचाता है? श्लेष्मा बचाता है। समझ गया बात, है ना। अमाशय जो होता है, हमारे अमाशय में भोजन जो लगभग 4 घंटा रुकता है। भोजन कितना घंटा रुकता है? लगभग 4 घंटा भोजन रुकता है हमारे अमाशय में। जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे अमाशय में भोजन 4 घंटा रुकता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलते हैं, भोजन को अम्लीय बना देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है ना। अगर कोई पूछे कि हमारे भोजन के पाचन में अम्ल की क्या भूमिका है, तो अम्ल क्या करता है? जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे भोजन में उसके साथ जो आने वाले कीटाणु होते हैं उसको नष्ट करता है। क्या करता है? नष्ट करता है। और भोजन को पचने में सहायता करता है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां से देखिए एक चीज है और, रूगा होता है। इसमें क्या होता है? रूगा कांटे की तरह क्या होता है? एक संरचना होता है कांटे की तरह। जब क्या होता है? जब हम लोग का जो है पेट खाली होता है तो रूगा क्या है? खड़ा हो जाता है। कांटे की तरह क्या हो जाता है? खड़ा। अब खड़ा होता है तो पेट में चुभने लगता है। पेट में जब चुभने लगता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, है ना? भूख लग गया। क्या लग गया? भूख लगने का एहसास हम लोग को कब होता है? जब रूगा पेट में चुभने लगता है। रूगा क्या होता है? एक मांस का,
है ना, संरचना होता है, ऐसे वो सोया रहता है, लेकिन जब पेट खाली होता है ना, भोजन की आवश्यकता होती है तो वो क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु को नष्ट करता है, क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको नष्ट करता है, जीवाणु को। और पेप्सिन को सक्रिय करता है, पेप्सिन को क्या करता है, सक्रिय, है ना, अमाशय का यही काम है। उसके बाद देखिए भोजन जब अमाशय में भोजन क्या है, जब पचने लगता है तो कायम लय के तरह, लय जानते हैं आप लोग, लैने आटा का बरकाते हैं उसके तरह हो जाता है, कायम के तरह भोजन रूप ले लेता है, कायम के तरह भोजन बन जाता है ना, कायम की तरह भोजन बन जाता है ना। और कायम वाला रूप पहुंचता है कहां, छोटी आंत में, कहां पहुंचता है, छोटी आंत में। ये था हमारा अमाशय, ये हुआ ग्रास नली, और ये हो गया हमारा अमाशय जिसको पेट बोलते हैं। इसमें देख लीजिए आप, यहां का जो भाग है उसको बोलेंगे कार्डियक, ई वाला जो भाग है इसको बोलेंगे फुंडिक, और यहां का जो भाग है इसको बोलेंगे पाइलोरिक, है ना, पाइलोरिक जिसको, अब देखिए पाइलोरिक, अब देखिए यहां से है इसका जो है अमाशय का भाग, यहां से इधर, इधर जो आ गया इसको बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं, छोटी आंत के भी तीन भाग, पहला ग्रहणी यानी डेडुनम, दूसरा ये जो है ऐसे ऐसे घुमा हुआ घुमावदार जो है जलेबिया मोड़ की तरह, इसको बोलते हैं जेजुनम, क्या बोलते हैं, और सबसे लास्ट में जो है इसको बोलते हैं इलियम, क्या बोलते हैं, इलियम, है ना। यानी छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम, है ना, यानी डेडुनम, जेजुनम, इलियम, छोटी आंत के तीन भाग, छोटी आंत के तीन भाग, है ना। अब देखिए छोटी आंत जो है पूरा भोजन का पूरा पाचन कहां होता है, छोटी आंत में, है ना। इतना भोजन को टहलाता है ना, इतना घुमाता है कि उसी में भोजन का काम तमाम हो जाता है ना। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, लगभग 6 से 8 मीटर, 6 से 8 मीटर का होता है ना। छोटी आंत जो है लगभग 6 से 8 मीटर का होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो मांसाहारी जानवर होगा उसका छोटी आंत छोटा होगा, जो मांसाहारी जानवर होगा उसका छोटी आंत छोटा होगा, और जो शाकाहारी जानवर होंगे उसका छोटी आंत क्या होगा, बड़ा होगा। जो शाकाहारी जानवर होगा उसका छोटी आंत क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए छोटी आंत के तीन भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, है ना। ग्रहणी को ही क्या है, डेडुनम भी बोलते हैं, पकवासे भी इसको बोला जाता है। अब देखिए यहां क्या है, छोटी आंत में भोजन का पूरा पाचन हो जाता है, यानी अंतिम रूप से पाचन यहीं पे होता है जब, है ना, भोजन लय के तरह जो है अमाशय से आता है छोटी आंत में, है ना। तो क्या है, भोजन क्या है, पचने लगता है, पचते 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 जब पच जाता है पूरा, तो भोजन जो है तरल भोजन जो है चायल का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, चायल का रूप ले लेता है। और चायल जो है सो कहां पहुंचता है, बड़ी आंत में। चायल कहां पहुंचता है, बड़ी आंत में। ये है आपका बड़ी आंत, ऐसे ऐसे जो घूम के आया है इसको क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। और ये हुआ मलद्वार, क्या हो गया, मलद्वार। यानी पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है इलियम के विलाय द्वारा होता है। इलियम कहां है भाई, इलियम है सबसे पीछे, है ना, सबसे बाद का जो भाग होता है। पचा हुआ भोजन जो है कहां पे पचता है, पूरा अवशोषण कहां होता है, इलियम में। भोजन तो पच गया, उसमें से प्रोटीन, उसमें से वसा, उसमें से खनिज, है ना, उसमें से कार्बोहाइड्रेट, उसका जो अवशोषण होता है खींच लेता है कौन, छोटी आंत, और कहां भेज देता है, शरीर के सभी जगह पे जहां जहां उसकी जरूरत होती है ना। तो क्या है, भोजन का अवशोषण कहां होता है, इलियम विलाय में होता है ना। आगे हम लोग देखते हैं तो भोजन कहां क्या हुआ, भोजन के बारे में थोड़ा सा बड़ी आंत के बारे में देखते हैं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं यकृत, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर, क्या बोलते हैं, लीवर, है ना। यकृत जो होता है शरीर का सबसे बड़का ग्रंथि है, लगभग 1.5 kg का, कितना केजी का, 1.5 kg का। पित्त का जो है निर्माण कहां होता है, यकृत में होता है, और पित्त का जो है स्रावित करता है, यानी पित्त का निर्माण यहीं पे होता है। इसका काम है कि कायम को क्षारीय बनाना और वसा का पाइसीकरण करना। मतलब कि पित्त जो है गुस्सा वाला पित्त नहीं, पित्त होता है हम लोग के शरीर में जो हरा रंग का होता है, कौन रंग का होता है, हरा रंग का, और क्षारीय होता है, हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है ना, हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है पित्त, है ना। ये क्या करता है, जो पेट में अभी आपको बताए थे, अमाशय में
अमाशय में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय। भोजन को क्या कर रहता है? वो अम्लीय। तो ये जो पित्त से निकलने वाले क्षार है वो भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय। क्या बना देता है? क्षारीय। और क्षारीय, इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। ये क्या करता है? कायम को क्षारीय बनाता है और वसा का पाइसीकरण करता है ना। वसा क्या करता है? पाइसीकरण। तो छोटी मतलब लीवर जो है, लीवर हम लोग के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन? लीवर। पित्त कहाँ बनता है? लीवर में। पित्त जाके रुकता कहाँ है? पित्ताशय में। पित्त जाके रुकता कहाँ है? पित्ताशय में, है ना। अब देखिए, ये है अग्नाशय, है ना। ये क्या है? अग्नाशय है। ये अग्नाशय है। अग्नाशय देख लीजिए, ऐसा पीला रंग का है अग्नाशय। पीला रंग का अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है वो क्या है? अग्नाशय रस का स्राव करता है। इससे जो है रस निकलता है, अग्नाशय रस। क्या निकलता है? अग्नाशय रस, है ना। और उस रस में एंजाइम जो है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज पाए जाते हैं। उसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज पाए जाते हैं, ना। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है ना। अभी 1 मिनट और देख लीजिए आप। जैसे ये था छोटी आंत, क्या था? छोटी आंत। छोटी आंत में ही क्या आके मिलता है? पीत आके मिलता है। पीत आके कहां मिलता है? छोटी आंत में। इसी में जो है जठर रस, इसमें क्या मिलता है? जठर रस। क्या मिलता है? जठर रस। इसमें मिलता है जठर रस, है ना। और इसी में हमारे आंत में, यानी छोटी आंत में आंत रस भी बनता है। क्या बनता है? आंत रस, है ना। क्या बनता है? आंत रस। तो पीत, जठर रस और आंत रस तीनों मिला करके, है ना, क्या करते हैं? छोटी आंत में भोजन का पाचन करते हैं। और एक चीज और, आंत रस के अलावा एक अग्नाशय रस। कौन? अग्नाशय रस भी आके कहां मिलता है? यही छोटी आंत में। अब देखिए, हम लोग यहां पे देखेंगे आंत रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं, आंत रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो है पेप्टाइडस, लाइपेज, इनर्वर्टेस, मॉल्टेस, लैक्टेस, है ना। ये सब क्या है? पेप्टाइडेस जो है पेप्टोन प्रक्रिया करता है वसा से सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज, है ना। यानी ये जो है एमिनो अम्ल में बदल देता है इसको। वसा को जो है तोड़ के वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है ना। सुक्रोज जो है टूट के ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। और माल्टोज भी किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज में। और लेक्टोज जो है ग्लूकोज और गलेक्टोस में इसको बदल देता है। देखिए, आपको मैं बता दूं, जब हम लोग भोजन ग्रहण करते, भोजन का पाचन भी हो गया, भोजन से सब कुछ निकल गया, तब भोजन ना हर एक कोशिका के पास जाके क्या है? ग्लूकोज का रूप ले ग्लूकोज का क्या है? रूप में इकट्ठा रहता है। अब ये जो है ग्लूकोज जो है टूटेगा, ऊर्जा कब देगा? जब हम लोग सांस लेंगे तब। जब हम लोग सांस लेंगे तब। श्वसन क्या है? बहुत जरूरी। श्वसन क्या है? बहुत जरूरी। अगर सांस नहीं लेंगे तो ये ग्लूकोज के रूप में जो रुका हुआ भोजन है, एटीपी जो है, ऊर्जा है, वो ऊर्जा रह जाएगा। इसीलिए ज्यादा देर तक अगर कोई सांस नहीं लेता है तो लोग क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो कार्य करने वाले अंग है उसको ऊर्जा नहीं मिल पाएगा, और ऊर्जा नहीं मिलेगा तो काम ही नहीं करेगा। हृदय को ऊर्जा नहीं मिला, हृदय धड़कना जो है, पंप करना रुक जाएगा तो आदमियों रुक जाएगा। समझ गए बात? तो पाचन के बाद सभी जटिल अणु जो है सरल और घुलनशील अणुओं में बदल जाता है। पाचन के बाद अब जब पचिए गया तो क्या है? वो कठोर रहेगा, एकदम घुलनशील बन जाता है ना। एकदम छोटा छोटा सरल अणु में बदल जाता है। ये है आपका बड़ी आंत, है ना। 1 मिनट मैं आपको बता दूं एक चीज। ये नजर आ रहा है आपको, है ना। ये आप देख रहे हैं, इसको ना क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? ये हमारे शरीर का एक्स्ट्रा अंग है। ये हमारे शरीर का क्या है? एक्स्ट्रा अंग है। जब किसी को अपेंडिक्स हो जाता है तो इसको ही काट के क्या किया जाता है? हटाया जाता है। इसको काट के क्या करा जाता है? हटाया जाता है। बड़ी आंत में पाया जाता है। समझ गए बात? इसमें भोजन जाके अगर फंस जाता है तो लोगों को दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है? दर्द। और उससे राहत के लिए उसको क्या करना पड़ता है? अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा के अपेंडिक्स को हटा दिया जाता है। अगर अपेंडिक्स को हटा दिया जाए तो क्या हमारे शरीर में हानि है? नहीं, हमारे शरीर में हानि नहीं है ना, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा अंग है, अवशेषी अंग है।
अब देखिए, छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है। छोटी आंत कहां खुलती है? जब छोटी आंत खत्म हो जाती है तो ये देखिए छोटी आंत का लास्ट भाग है ना, इलियम, ये यहां पे खुल गया। बड़ी आंत में यहां पे ये है अपेंडिक्स, इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स, है ना। अब देखिए बड़ी आंत के भी 3 भाग, बड़ी आंत के 3 भाग है ना, 2 भाग, बड़ी आंत के 2 भाग है ना। एक है कोलन और एगो है मलाशय, एगो है कोलन और एगो है बड़ी आंत के 3 भाग, एगो सॉरी 2 भाग, बड़ी आंत के 2 भाग, एगो कोलन और एगो मलाशय। कोलन के 3 भाग, कोलन के 3 भाग होते हैं। ये है आपको कोलन, है ना, ये आपका पहला भाग कोलन का, ये आपका दूसरा भाग कोलन का, और ये आपका तीसरा भाग कोलन का। यानी छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है, इसके मुख्य भाग है कोलन और मलाशय। इसके मुख्य भाग कौन है? कोलन और मलाशय। कोलन में क्या है? अपचय भोजन के अतिरिक्त जल का अवशोषण हो जाता है। अब देखिए, जब हम लोग भोजन किए, भोजन में पच गया, उसमें जो जल बचा उसका अवशोषण कौन करता है? कोलन करता है। कौन करता है? कोलन। यहां से लेकर ऐसे, ये सब क्या है? कोलन है। यहां तक क्या है? कोलन। यहां तक क्या है? कोलन, है ना। अपचा भोजन मल के रूप में मलाशय से संचित हो जाता है, यानी मलाशय में संचित हो जाता है, और मल द्वार द्वारा क्या है? क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है ना। मल द्वार द्वारा जो है अपशिष्ट शरीर से बाहर निकल जाता है। देखिए हमारे शरीर में जो कचरा बना, भोजन पच गया, भोजन से ऊर्जा मिल गया, अब जो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट बचा वो क्या है? मल द्वार द्वारा क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है ना। तो ये इसमें हम लोग क्या है, अभी हम लोग पूरा पाचन यानी पोषण के बारे में पढ़े। सबसे पहले किसके बारे में पढ़े? मुख गुहा। मुख गुहा में क्या सब था? मुख गुहा में 32 दांत था, जीभ था, लार ग्रंथि था। जीभ पे छोटा छोटा दाना था जिसको बोलते थे स्वाद कलिया। दांत कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। पहला का नाम कतर्नक, दूसरा का भेदक, तीसरा अग्रचवर्णक, चौथा चवर्णक। कतर्नक का काम काटने का, भेदक का काम चीरने और फाड़ने का, अग्रचवर्णक और चवर्णक दोनों का काम है चबाने का, है ना। तो मुख गुहा हम लोग देख लिए। मुख गुहा में 2 गो छिद्र था, कंठ द्वार और निगल द्वार, जो ग्रास नली में खुलता था। ग्रास नली में भोजन क्या होता है? कर्माकुंचन, है ना। सिकुड़ना और फैलने के कारण जो है भोजन ऊपर से नीचे की तरफ आता है, उसको बोलते हैं कर्माकुंचन। कर्माकुंचन यानी क्या है? ग्रास नली से भोजन यहां पे आ जाता है अमाशय में। अमाशय में जो है आंशिक पाचन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण इसमें क्या होता है? आंशिक पाचन होता है। आंशिक मतलब पूरा पाचन नहीं होता है, आधा पच जाता है भोजन, आधा पच जाता है। भोजन अमाशय में कई घंटा रुकता है? 4 घंटा रुकता है। अमाशय को ही स्टोमक यानी पेट कहते हैं, है ना। इसके बाद भोजन कहां पहुंचता है? बड़ी आंत में। कहां पहुंचता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो सॉरी छोटी आंत में, छोटी आंत में भोजन का पूरा पाचन होता है, और छोटी आंत में ही ऊर्जा का अवशोषण। ऊर्जा का अवशोषण कहां पे हो जाएगा? छोटी आंत में। ऊर्जा मतलब प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, और विटामिन, ये सब का जो है पूरा अवशोषण कहां पे हो जाता है? छोटी आंत में, है ना। छोटी आंत के बाद भोजन कहां पहुंचता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, और जल का अवशोषण होने के बाद जो बचता है अपशिष्ट पदार्थ, मल द्वार द्वारा क्या होता है? बहिष्करण यानी बाहर निकाल दिया जाता है ना। मैं बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामना दे रहा हूं आपको, बेस्ट ऑफ लक। जो भी बच्चे क्लास 10th में तैयारी कर रहे हैं 2027 एग्जाम के लिए, उसको बेस्ट ऑफ लक। और मैं आपको कहना चाह रहा हूं, असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं, और मेहनत अगर दिल से हो तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, है ना। तो इसीलिए मेहनत बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत टॉपर बनने के लिए आपको क्या है? एक दिन मेहनत करने से टॉपर नहीं बनिएगा। ये नहीं कि बाद में पढ़ लीजिएगा तो टॉपर बन जाइएगा। अभी से आपको मेहनत करना है, रोज रोज पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, है ना। रिवाइज करना है। हमारे यहाँ से बच्चे जिला टॉपर बनते हैं, है ना, जिला टॉपर हुए हैं। मैं आपको उससे जरूर मिलवाऊंगा, है ना। और आप भी जिला टॉपर, बिहार टॉपर बन सकते हैं। आप भी जिला टॉपर और बिहार टॉपर बन सकते हैं। आपको अच्छा रैंक चाहिए तो आप
जरूर ओमेगा करियर विजन के ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जो ब्रह्मपुर हाट और खतका में चलता है, एपेक्स कोचिंग सेंटर, अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप ओमेगा करियर विजन यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।